हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हमारा नया टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से लॉ दिए गए हैं, वो अपन आज बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अपन चलते हैं हमारे फर्स्ट लॉ की तरफ, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। इस लॉ के बारे में मैं आपको थोड़ा पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी देखते हैं अपन यहाँ पे इस लॉ के अंदर क्या बताया गया है। सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि इस जैसा आपका देखने में पता चल रहा है कि इस लॉ के अंदर ये बताया गया है मास कंजर्व रहता है। मतलब कोई भी फिजिकल चेंज होता है या केमिकल चेंज होता है, उसके अंदर क्या होता है, हमेशा मास कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। तो अपन पहले इस लॉ को लिखते हैं, देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास can be neither created, mass can be neither created nor destroyed, nor destroyed, nor destroyed in physical or chemical change, फिजिकल और केमिकल चेंज। देखो, बहुत सिंपल सा लॉ है। इसमें क्या बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब क्या होता है कि कोई भी मास होता है उसको अपन ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज होता है, मतलब किसी भी केमिकल चेंज में और फिजिकल चेंज में अगर आपका कोई मास है उसको अपन ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हो गई इस लॉ की बात। अब बात करते हैं यहाँ पे, एक आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, अपन यहाँ पे किसके बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस की बात नहीं करेंगे, अपन यहाँ पे बात करेंगे केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। तो जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो इस लॉ को फॉलो करती है। तो जब इस लॉ को फॉलो करती है तो इसके केस में क्या होता है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो केमिकल रिएक्शन के केस में क्या होता है, ये लॉ कैसे फॉलो होगा। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि आपके दो केस आ जाते हैं, दो डिफरेंट केस ले रहा हूं मैं यहाँ पे, वो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। देखिए, केस फर्स्ट ले लेते हैं अपन, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में मैं कह रहा हूं कि आपका इफ रिएक्टेंट if reactants are completely converted into प्रोडक्ट। मतलब ये हो गया कि अगर आपका फर्स्ट केस मैंने क्या लिया है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर क्या हो जाए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो जाए, सॉरी रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाए, आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, उस केस में अपन कहेंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब आपने जितना भी रिएक्टेंट डाला वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में हो गया। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इस केस में अपन कहेंगे कि जो भी आपका रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही आपका क्या होगा, प्रोडक्ट का मास होगा, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये चीज आपको इसमें क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे बात समझ में। और इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास क्या है कि हमारे पास क्या है कि आपका कार्बन, ठीक है, कार्बन है, उसको अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, उसका कंबंसन करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे CO2 मिलता है। क्या मिलता है, CO2। तो कार्बन था हमारे पास, उसको जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका कंबंसन किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो हमारे हो गई इसकी बात रिएक्शन की। अब रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन में मानते हैं कि अपन के ये जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो उस केस में क्या होगा, देखिए आप लोग मास कैसे कंजर्व रहेगा। इसका हमें पता है कि कार्बन का मास कितना होता है, 12, ऑक्सीजन होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ पे कितना हो गया, 32। अब इस तरफ देखते हैं, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1, तो यहाँ पे कितना हो गया, 12, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, 1 का 16 होता है तो 2 का कितना होगा, 32। तो यहाँ पे अपन इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते 32। अब देखिए यहाँ पे ये दो मिल रहे हैं, तो इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास कितना आया, 44 आया।
और इस तरफ जी हमने प्लस किया इसको तो कितना आ गया 44 आ गया। आगे बात समझ में। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या हो रहा है कि आपका कि जो जितना आपका मास किसका था रिएक्टेंट का था उतना ही मास किसका है प्रोडक्ट का। इसका मतलब रिएक्शन के अंदर किस लॉ को फॉलो हो रहा है आपका लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। अगर ऐसा नहीं होता है रिएक्टेंट दोनों साइड में बराबर नहीं होते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। आगे बात समझ में। चलिए सेकंड केस देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। सेकंड केस में अपन यहाँ पे क्या बात करेंगे देखो देखिए नेक्स्ट चीज कह रहा हूं मैं यहाँ पे केस सेकंड क्या हो जाएगा। पहली बार तो मैंने आपसे कहा कि आपका जो रिएक्टेंट था वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो केस फर्स्ट के अंदर अपन ने ये बात कर ली। अब केस सेकंड क्या कहता है। केस सेकंड कहता है आपसे कि देखो यहां पे क्या हो जाएगा इफ रिएक्टेंट इज नॉट completely converted into प्रोडक्ट। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपके पास जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो उस केस में आप क्या कहोगे। तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना भी आपने रिएक्टेंट डाला है वो किसके बराबर होगा। देखो यहां पे कह रहा हूं कि मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to mass of product plus mass of unreacted रिएक्टेंट। मतलब जिसने आपका रिएक्ट ही नहीं किया है आपका उसके बराबर हो जाएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो आपने डाला है रिएक्शन के अंदर वो किसके बराबर हो जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट। कुछ तो कन्वर्ट होगा मास के अंदर और कुछ किसके इक्वल हो जाएगा प्लस किसके कर रहे हैं अपन मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। मतलब जो आपका रिएक्ट ही नहीं किया है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये चीज आपको इसमें क्या करनी पड़ेगी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये भी आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। केस में आपके डिफरेंट बताए हैं तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखोगे इस चीज का। आगे बात समझ में। वैसे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन कम पूछा जाता है जिसमें आपका ऐसी कंडीशन। तो मास किसके बराबर हो जाएगा इस केस के अंदर कि मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। आगे बात समझ में। तो ये इस तरह से आपको क्या करना है लॉ ध्यान रखना है। इसमें अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो यहाँ पे आपका और इजी हो जाएगा। देखिए सपोज दैट हमारे पास क्या है सपोज दैट हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने हीट किया तो आपको पता होना चाहिए कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को अपन हीट करते हैं तो उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है और क्या होता है CO2 होता है। ठीक है ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो हमें यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपको याद होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है। मैंने आपको बताया था कि मास कैसे निकालते हैं। आपका कैल्शियम का कार्बन का और ऑक्सीजन का सबका मास है वो निकाल के जो आपका वो जो मास है सबको जोड़ दो। तो जोड़ने पर आपके पास टोटल मास आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कितना आता है मैंने आपको पहले बता दिया था। इसका अगर आप निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 100 ग्राम आ जाएगा। कितना आएगा 100 ग्राम। मैंने आपको पहले ही कहा था ये मास आपको याद होने चाहिए। जो आपके सिंपल कंपाउंड्स है उनके मास आपको दिमाग में याद होने चाहिए जिससे आपको एग्जाम में क्या रहेगा ईजी रहेगा। तो मैंने इसका आप क्या लिख दिया 100 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड का कितना होता है कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपका यहाँ पे इसको देखा जाए CO2 का तो CO2 का मास कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो आप जब इनको प्लस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 100 ही आएगा। देखो अगर आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लोगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके अंदर भी जो टोटल मास कितना रहेगा वो 100 ही रहेगा। ये चीज आपको इसमें क्या करनी पड़ेगी ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे बात समझ में। तो ये चीज आपको क्या करनी है माइंड के अंदर रखनी है। तो मैंने आपको दो एग्जांपल बता दिए जिसमें आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका मास क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है। अगर आप चाहो तो इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहो तो क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप 100 ग्राम डाल रहे हो। ठीक है इसका क्या कर दो हाफ कर दो। तो ये भी आप एक एग्जांपल अपने माइंड में रख सकते हो लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए मैंने आपको ये सेम एग्जांपल ही बताया।
ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पे एक लिमिटेशन पूछ लेता है काफी बार एग्जाम के अंदर कि लिमिटेशन क्या है, इस लॉ के अंदर आपका क्या लिमिटेशन दी गई है, जिससे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसको यहाँ पे इसमें एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन है वो आपका किस रिएक्शन में फॉलो नहीं होता। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे कि इन न्यूक्लियर रिएक्शन, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस लॉ इज नॉट फॉलो इन, दिस लॉ इज नॉट फॉलो इन न्यूक्लियर रिएक्शन, दिस लॉ इज नॉट फॉलो इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ये चीज आपको इसमें क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। कहा गया है कि न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसके अंदर आपका ये इस लॉ का फॉलो नहीं होता। क्या होगा, मैं क्या कह रहा हूं कि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर ये लॉ आपका फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उस केस में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में कि जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस केस में क्या हो गया, आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होगा वो बराबर नहीं होगा। तो इस केस में आपका ये लॉ होगा वो न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में आपका फॉलो नहीं होता। ये चीज आपको इसमें क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से देखनी है। इसमें बहुत ईजी लॉ है, आप इसको एक बार आराम से पढ़ोगे तो ये सारी चीजें हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी।